तेलगी का स्कैम बिल्कुल एक मूवी की जैसा लगता है, जिसमें एक पुलिस की टीम है, एक पूरा करप्ट सिस्टम है, पॉलिटिकल सपोर्ट है, एक बार डांसर है, जिसके साथ साथ एक मर्डर का केस भी है। अब इसमें ये सवाल आते हैं कि तेलगी का स्कैम सिर्फ 33,000 करोड़ का था। आखिर कौन थे वो पॉलिटिकल लीडर्स जिनके नाम इस केस में सामने आए थे और बाद में उनको अरेस्ट भी किया गया था। पुलिस कमिश्नर से लेकर गवर्नमेंट ऑफिशियल तक इसमें शामिल थे। तो आखिर कौन थे ये सब लोग? सीबीआई ने तेलगी का स्कैम 172 करोड़ का कोड किया था, लेकिन एक केस में जिसमें तेलगी को सजा हुई थी, उसमें 2100 करोड़ के स्टैम्प पेपर्स और मशीनरी मिली थी। तो इस सब के पीछे किसका हाथ था? आखिर रिपोर्ट्स इतनी गलत कैसे साबित हो रही थी? अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि कितना बड़ा था ये स्कैम और इस स्कैम को आखिर अंजाम कैसे दिया गया था, और आखिर किस तरह तेलगी ने पूरे स्टैम्प पेपर सिस्टम को ही अपने कंट्रोल में कर लिया था, और आखिर कैसे तेलगी ने एक रात में एक बार डांसर पर 93 लाख रुपए उड़ाए थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि उस टाइम में मुंबई में 5 3 BHK के फ्लैट आ जाते इतने पैसे में। ये सब चीजें जो हो रही थी, इसके चलते जब ये स्कैम पकड़ा गया, उसके बाद सरकार ने आखिर कौन से ऐसे कदम उठाए जिसके चलते अब ये स्कैम दोबारा नहीं हो पाएगा। चलिए जानते हैं तेलगी की पूरी स्टोरी। तेलगी का जन्म कर्नाटका के खानापुर में हुआ था। इसकी फैमिली में कुल मिला के 5 लोग थे, जिसमें से 2 भाई, माँ बाप और तेलगी। 7 साल की उम्र में तेलगी के पिताजी की मौत हो जाती है, जिसके चलते तेलगी ही अपने घर को संभालता है और अपनी मम्मी के साथ रेलवे स्टेशन पर फ्रूट का बिजनेस देख रहा होता है। दिक्कतें हमेशा से ही थी, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई करता रहा और कोटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स से वो ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तेलगी चला जाता है मुंबई। फिलिक्स इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी में 3800 रुपए महीने की तनख्वाह पर वो जॉब करने लगता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही टारगेट्स ज्यादा होने की वजह से उसको इस जॉब से निकाल दिया जाता है। फिर इसके बाद एज अ मैनेजर वो किशन गेस्ट हाउस में अपॉइंट होता है और वहां नौकरी चालू कर देता है। अब यहीं पे उसकी मुलाकात होती है शाहिदा बेगम से, जिससे 1987 में वो शादी भी कर लेता है। लेकिन तेलगी को शुरुआत से ही पैसे ज्यादा कमाने की चाहत थी। अब तेलगी की शादी भी हो चुकी है और पैसा ज्यादा कमाने की वजह से वो चला जाता है गल्फ कंट्रीज में। उस जमाने में ज्यादातर लोग गल्फ जाया करते थे पैसे कमाने के लिए। अब कुछ साल तक तेलगी गल्फ कंट्री में जॉब करके पैसा कमाकर वापस आता है। इसके बाद वो ये चीज नोटिस करता है कि बहुत से भारतीय ऐसे हैं जो गल्फ जाकर पैसा कमाना चाह रहे हैं, लेकिन वो जा नहीं पा डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। तो जब वो इंडिया आता है तो वो मुंबई में एक शॉप लेता है और उसको ऐसा लगता है कि ट्रेवल एजेंसी वाला ये जो बिजनेस है ना, इसमें उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। इसके बाद होता यह है कि वो अपनी ट्रेवल एजेंसी उसमें चालू करता है, जो शॉप इसने रेंट पे ले रखी थी। उसका नाम रखता है अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स। अब इसका ये बिजनेस स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन क्लाइंट ज्यादा नहीं मिल रहे होते हैं। अब एक तरफ तेलगी एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये सब काम चालू कर देता है और लोगों को गल्फ कंट्रीज भेजने के लिए फेक पेपर्स भी बनवाना शुरू कर देता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अनपढ़ होते हैं, उनके पास कागज होते नहीं है, जिसके चलते ये पैसा लेके फर्जी कागज बनवाता है और उनको ये दिलासा देता है कि हाँ, तुम्हें फॉरेन कंट्रीज हम भेज के वहां पे नौकरी दिलवा देंगे। अब इमिग्रेशन में कई बार फेक डॉक्यूमेंट जो है वो डिनाइड हो गए और लोग नहीं जा पाए। अब जो लोग नहीं जा पाए, अब उन्होंने ही तेलगी के खिलाफ कंप्लेन करी पुलिस स्टेशन में, जिसके चलते 1993 में तेलगी को अरेस्ट कर लिया जाता है फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने की वजह से, और उस पर इमिग्रेशन एक्ट के चार्जेस भी लगते हैं। अब तेलगी जेल में जरूर था, लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। जेल में तेलगी की मुलाकात होती है राम रतन सोनी नाम के व्यक्ति से, जो कि एक स्टॉक ब्रोकर था और शेयर पेपर की फॉर्जरिंग करने की वजह से वो जेल काट रहा था। अब राम रतन सोनी ही अब्दुल को मोटिवेट करता है, अब बताता है कि ये जो स्टैम्प पेपर्स वाला स्कैम है ये कितना बड़ा है, जिसके चलते ये लोग आपस में बातचीत करते हैं स्टैम्प पेपर्स के बारे में और तेलगी को काफी चीजें पता चलती हैं और स्टैम्प पेपर का पोटेंशियल पता चलता है। जिसके साथ साथ राम रतन सोनी ये भी बताता है कि कैसे सरकारी विभाग जो है वो एक तरह से नेग्लेक्ट करते हैं छोटी छोटी गलतियां स्टैम्प पेपर्स के डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग पे, जिसके चलते ये लोग चाहें तो एक बहुत बड़े स्कैम को अंजाम भी दे सकते हैं। ये सब कहानी तेलगी को पता चलती है राम रतन सोनी से। अब राम रतन सोनी तेलगी को बताता है कि अगर इन लोग का नेटवर्क और बड़ा हो जाए, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस और साथ साथ अंडरवर्ल्ड भी इनका साथ दे,
तो ये इस स्कैम से बहुत पैसा बना सकते हैं। तेलगी का सोनी से मिलना स्टैम्प पेपर की दुनिया में अब आने वाले टाइम में एक तूफान लाने वाला था। अब आगे की स्टोरी जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर स्टैम्प पेपर सिस्टम इंडिया का है क्या, कितने टाइप के स्टैम्प्स होते हैं और ये किस किस काम में यूज होते हैं। मेनली 2 टाइप के स्टैम्प्स होते हैं। पहले जुडिशियल स्टैम्प्स, दूसरे नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स। जुडिशियल स्टैम्प्स का यूज एफिडेविट और लीगल डॉक्यूमेंट फाइल के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स का यूज कोर्ट के बाहर होता है, मतलब पावर ऑफ अटर्नी, सेल डीड, कॉन्ट्रैक्ट, रेंट एग्रीमेंट, एफिडेविट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज, इन सब चीजों में नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स का यूज होता है। अब इसमें एक सवाल आता है कि ये स्टैम्प पेपर्स आखिर मिलते कहाँ हैं। मेनली ये आपको गवर्नमेंट लाइसेंस स्टैम्प वेंडर्स के पास मिलेंगे। इसके अलावा कोर्ट, पोस्ट ऑफिस और गवर्नमेंट ट्रेजरी ऑफिसेस में मिलेंगे। अब अगर जुडिशियल और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह यूज किया जाता है एडहेसिव स्टैम्प पेपर्स का। मेनली ये देखने में बिल्कुल पोस्ट ऑफिस वाली स्टैम्प्स की तरह होते हैं और स्टैम्प पेपर्स और एडहेसिव स्टैम्प पेपर्स दोनों की वैल्यूज भी अलग अलग होती है। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि एडहेसिव स्टैम्प पेपर्स को केवल कैंसिल करने के बाद ही यूज किया जा सकता है। एडहेसिव स्टैम्प पेपर्स का कैंसिलेशन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है वो करता है, उस स्टैम्प पेपर पर साइन करके उसके साथ साथ उस पर स्टैम्प लगाकर। और ये कैंसिलेशन प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि उसको रीयूज ना किया जाए। और ये जो एडहेसिव स्टैम्प पेपर्स की कैंसिलेशन का प्रोसेस होता है इसको फ्रैंकिंग कहा जाता है। अब तेलगी ने जो अपना पूरा स्कैम किया था वो एडहेसिव स्टैम्प पेपर्स और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स को मिलाकर किया था, जिसके बाद उसने बहुत ज्यादा पैसा बनाया था। अब जेल से छूटने के बाद तेलगी और रतन सोनी जब बाहर आते हैं और इस प्लान को और समझते हैं, फिर उनको पता चलता है कि अगर उन्हें ये स्कैम शुरू करना है तो इसके लिए उन्हें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी स्टैम्प पेपर वेंडर के लाइसेंस की। अब स्टैम्प पेपर वेंडर का लाइसेंस पाना इतना आसान काम तो था नहीं, क्योंकि नॉर्मली अगर आप आज स्टैम्प पेपर वेंडर के लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो करीब उस टाइम पे 3 साल का टाइम लगता था उसको मिलने में। और बॉम्बे स्टैम्प एक्ट 1958 के तहत उसके बिना आप स्टैम्प पेपर्स बेच भी नहीं सकते हैं। तो स्टैम्प पेपर वेंडर लाइसेंस तो बहुत जरूरी था ही। अब इसके बाद इनको ये पता चलता है कि ये लाइसेंस पाने के लिए इनके पास पावर होनी चाहिए मैनिपुलेट करने के लिए द सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टैम्प को, क्योंकि वही इनको लाइसेंस देने वाले थे। लेट 1993 में तेलगी की मुलाकात होती है अनिल गोटे से, जो कि प्रोफेशन से एक रिपोर्टर हैं। साथ ही साथ उनका पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट भी था। इन दोनों के कनेक्शन के बाद अनिल गोटे समाजवादी जनता पार्टी से एमएलए भी बनते हैं और इनका बहुत बड़ा रोल भी होता है तेलगी की हेल्प करने पे। जब अनिल गोटे पावर में आते हैं तब वो तेलगी को लेके जाते हैं विलास राव देशमुख के पास, जो कि उस टाइम पर रेवेन्यू मिनिस्टर थे। अब यहाँ पर राव जो है तेलगी की मदद करते हैं और तेलगी पहली बार जनवरी 1994 में स्टैम्प पेपर के वेंडर लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है। और बहुत ज्यादा शॉकिंग बात ये होती है कि मार्च 1994 में मात्र 3 महीने के बाद तेलगी को ये स्टैम्प पेपर लाइसेंस मिल भी जाता है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्मल लोगों को ये लाइसेंस मिलने में 3 साल का टाइम लगता था, लेकिन तेलगी ने सिर्फ 3 महीने में इसको हासिल कर लिया था। अब ये जो स्टैम्प पेपर का लाइसेंस था वो उस टाइम के सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टैम्प, जो कि आईएएस थे, आरएल मोपरवार के द्वारा तेलगी को दिया गया था। अब इसमें सबसे ज्यादा शॉक होने वाली बात यह थी कि तेलगी को जो लाइसेंस मिला था उसके अकॉर्डिंग तेलगी हर टाइप के स्टैम्प पेपर्स की सेलिंग कर सकता था और ये वाला वेंडर लाइसेंस पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन पावर्स का यूज करके तेलगी ने इसको हासिल कर लिया। बाद में जब तेलगी स्टैम्प पेपर वाले स्कैम में अरेस्ट होता है, अरेस्ट होने के बाद तेलगी मोपरवार पर कई सारे एलिगेशन लगाता है, जिसमें वो ये कहता है कि मोपरवार ने कई सारी उससे इंटरनल इंफॉर्मेशन शेयर की थी, कई सारे क्लाइंट्स के नाम बताए थे और कंपनीज के बारे में बताया था जिनको ये आसानी से स्टैम्प पेपर सेल कर सकता था। और ये 2 पॉइंट्स बताने के लिए तेलगी से मोपरवार ने करीब 5 लाख रुपए लिए थे। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि शुरुआत से लेके आखिरी तक मोपरवार ने तेलगी से करीब 60 लाख रुपए की घूस ली थी। अब जो लिस्ट थी तेलगी के पास उसका यूज करके तेलगी स्टैम्प पेपर्स की सेलिंग स्टार्ट कर देता है। अब इसमें तेलगी नॉन जुडिशियल और एडहेसिव स्टैम्प्स की इंक को रिमूव करके उन्हें रीयूज करता था और सेल करता था। कहा जाता है कि तेलगी ने उस टाइम पर न्यूज़पेपर्स में हायरिंग तक लॉन्च की थी और जो ग्रेजुएट्स इस टीम में आते थे उनको 1 वीक की ट्रेनिंग दी जाती थी स्टैम्प पेपर सेलिंग के चलते, कि तुम्हें क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इसी ट्रेनिंग में उन्हें बताया जाता था कि उन्हें किस बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, शेयर ब्रोकर और
प्राइवेट लिमिटेड को ये स्टैम्प्स सेल करने हैं। अब तेलगी के स्टैम्प्स को बेचने का एक फंडा गजब का था। नॉर्मली जहां पर केवल 2.5% का डिस्काउंट मिलता था अदर वेंडर्स के थ्रू, तेलगी की टीम या फिर तेलगी की कंपनी उन्हीं स्टैम्प्स पर 5% का डिस्काउंट करती थी। तो आमतौर पर ज्यादातर कंपनियां तेलगी से स्टैम्प्स लेने लगी थी। अब सोचने वाली बात यह है कि उस टाइम पर किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये 5% डिस्काउंट आखिर दे कैसे रहे हैं। तेलगी पूरे इस प्रोसेस में अपनी एक टीम का यूज करता था, जिसमें उसने सेल्स टीम बना रखी थी जो कि सेल्स लेके आती थी। दूसरी तरफ इसमें एक आती है प्रोडक्शन टीम। आमतौर पर ये वो लोग होते थे जो तेलगी के गांव खानापुर से बिलोंग करते थे, जिसमें से 6 तो केवल तेलगी के भाई ही शामिल थे। और इनसाइडर वर्क होने की वजह से इसमें केवल उन्हीं लोगों को रखा जाता था जो तेलगी के लिए पूरी तरह से लॉयल हो। और डिलीवरी के टाइम पे जो स्टैम्प पेपर्स का कलेक्शन था वो तेलगी के ऑफिस से करके डायरेक्ट जाके बेच दिया जाता था। तो ये थी उनकी टीम का काम, और कहीं पे भी कोई भी रिस्क नहीं था, सब कुछ एक कंपनी की तरह चल रहा था। अब तेलगी कभी पकड़ा ना जाए इसलिए वो एक ट्रिक का यूज करता था, जिसमें 75% वो फेक स्टैम्प्स का यूज करता था और 25% उस पे ओरिजिनल मिला देता था। इससे होता यह था कि ज्यादातर कोई ध्यान ही नहीं दे पाता था। अब जो एडहेसिव स्टैम्प्स की सेलिंग थी वो करना इतना आसान काम तो था नहीं, क्योंकि उसमें ऑफिशियल सिग्नेचर चाहिए होते थे, जिसकी वजह से जनरल ऑथराइज ऑफिसर ही उस पर साइन करके उसे यूजेबल बना सकते थे। और कोई भी वेंडर एडहेसिव स्टैम्प्स को बेचने के लिए अलाउड नहीं था। पर तेलगी का कोई भी क्लाइंट इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे रहा था, इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि उन्हें 5% का उधर डिस्काउंट मिल रहा था। लेकिन मई 1995 को एक केस होता है। दरअसल इस दिन होता यह है कि तेलगी की सेल्स टीम करीब 16 लाख के एडहेसिव स्टैम्प्स एक लॉ फर्म को सेल कर देती है, जिसका नाम था पूर्णानंद एंड कंपनी। लॉ फर्म के जो लॉयर्स थे उनको ये एडहेसिव स्टैम्प सेलिंग और बाइंग का पूरा प्रोसेस पता था। अब इसके बाद वो लॉयर्स तेलगी की टीम से उन स्टैम्प्स की रिसिप्ट मांगते हैं, जो कि तेलगी की टीम के पास थी नहीं, और एडहेसिव स्टैम्प्स की ड्यूटी भी फिल की जाती है, लेकिन उसकी भी रिसिप्ट इन लोगों के पास नहीं थी। अब कुछ टाइम के बाद ये केस स्टैम्प सुपरिटेंडेंट मोपलवार के पास आता है, जिसके बाद 2 जून 1995 को मोपलवार एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन रजिस्टर करवाते हैं, जिसमें वो तेलगी के फ्रंटमैन संजय गायकवाड़ का नाम बताते हैं। राम रतन सोनी के घर पे रेड मारती है और उनको काफी सारे कैश के साथ साथ फेक स्टैम्प पेपर्स भी मिलते हैं। फिर जून 1995 में मोपलवार के द्वारा तेलगी का स्टैम्प पेपर का जो वेंडर लाइसेंस था वो कैंसिल कर दिया जाता है। ये सब चीजें करके मोपलवार दुनिया की नजरों में हीरो बन जाते हैं। अब इधर ये सब चीजें चल रही थी और अदर साइड पे तेलगी के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया था मुंबई पुलिस के द्वारा। बताया जाता है कि लेट 1995 में तेलगी और राम रतन सोनी अलग अलग हो गए थे। अब यहाँ पे तेलगी की मुसीबत बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि काफी सारे और भी केसेस तेलगी के खिलाफ मुंबई में रजिस्टर्ड हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ तेलगी दिमाग लगाता है कि क्यों ना अब दूसरे स्टेट्स में भी इस स्टैम्प पेपर के बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए। तो वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लोगों के नाम पे वेंडर के लाइसेंस लेता है। यहाँ पे कहीं पे भी तेलगी अपने नाम का इन्वॉल्वमेंट नहीं यूज करता है। यही एक रीजन आगे जाके उसको ये फायदा देता है कि ये स्कैम चल तो रहा था, लेकिन तेलगी का नाम सामने नहीं आ पा रहा था, क्योंकि वो केवल प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहा था। 1996 में तेलगी और उसके दोस्तों ने मेनली आंध्र प्रदेश और कर्नाटका को टारगेट बनाया था। अब ये लोग करते ये थे कि फेक स्टैम्प पेपर्स को बनाने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, जिसमें फ्रैंकिंग सील्स, एम्बेसिंग मटेरियल्स, कंपोजिंग लेटर ब्लॉक्स, रबर स्टैम्प्स एंड अदर स्टेशनरी आइटम्स शामिल थे। अब वो इन सब चीजों को इकट्ठा इसलिए कर रहे थे ताकि वो फ्रैंकिंग आराम से करके खुद अपनी टीम के ही थ्रू प्रोडक्शन को और बढ़ा सके। अब इसके बाद एक नया प्लान में चेंज आता है, जिसमें तेलगी की टीम प्रोडक्शन जो कर रही है वो करती है मुंबई में, और जो सेल्स है वो कई सारे स्टेट्स में स्टार्ट हो जाती है। और जो ये स्टैम्प पेपर्स है इनको कोरियर के थ्रू भेजा जाता है ताकि कोई ध्यान ना दे। और एक तरह से ये एक प्रिंटिंग प्रोसेस ही स्टार्ट हो गया था, जिसमें ये रीयूज करते थे और फ्रैंकिंग भी करते थे। कहा जाता है कि इस टाइम तक तेलगी का जो टर्नओवर था वो साल का करीब 10 करोड़ पहुंच गया था, जिसमें से वो 2.5 करोड़ के ओरिजिनल स्टैम्प्स का यूज करता था, और जो 75% स्टैम्प यूज होते थे फेक, वो सब उसकी जेब में जा रहा था। अब यहाँ तक कि बिजनेस में कई सारे रिस्क थे, जैसे नकली स्टैम्प पेपर्स आसानी से पकड़े जाने लगे थे। दूसरा खतरा ये था कि जब इन स्टैम्प्स को रीयूज या रिसाइकिल किया जाता था तो इनके डैमेज होने का खतरा होता था, और कितना भी बारीकी से इन स्टैम्प पेपर्स की इंक को रिमूव किया जाता था फिर भी आमतौर पर
अगर आप गौर से इन चीजों को देखते तो आप डिटेक्ट कर लेते कि हाँ ये फेक है। अब ये जो तेलगी का प्लान था ये था 0 से लेके 10 तक का। अब तेलगी चाहता था इसको 10 से 100 और 100 से 1000 तक ले जाने के लिए, जिसके चलते वो एक नया प्लान बनाता है, एक नया प्रोसेस, जिसके चलते नकली और असली का पता ही ना चल सके। और अब जो तेलगी करने वाला था उसकी वजह से कहीं ना कहीं स्टैम्प पेपर्स की दुनिया में वो एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर देता है। और इससे आगे की स्टोरी अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में और जानेंगे कि कैसे वो इस बिजनेस को 100 से लेके 1000 तक ले गया। आपको यहाँ तक की स्टोरी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नेक्स्ट पार्ट के लिए यस कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलते हैं अगले पार्ट में।